नदी के किनारे प्रकृति की वादियों में अपने प्रेमी के साथ हाथ से हाथ पकड़े हुए खड़ी है। दोनों की आंखें आंसुओं से सराबोर हैं और होंठ निशब्द, पूर्णता मौन। आंखों में पुनः मिलन का इंतजार है, लेकिन साथ ही विरह की घड़ी आ जाने के कारण असीम वेदनाओं से भरी हुई हैं, जो कुछ देर पहले घटी घटनाओं को याद कर बरस रही हैं। हृदय उस पाक प्रेम अगन में जल रहा है जिसे समाज के ठेकेदारों ने दागदार बना दिया है। लड़की के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया गया है क्योंकि उसने गलती की है, एक कोशिश की है लीक से अलग हटकर चलने की। इस पुरुष प्रधान समाज में अपने मन से किसी को चुनने का गुनाह किया है उसने, और गुनाह हुआ है रोहित से, जो उस लड़की से बेइंतहा इश्क की वजह से उसे खोने के डर से गले लगाए बैठा रहा, सिर्फ इसीलिए कि उसकी प्रेमिका ठीक हो जाए। कुछ घंटों पहले एक कोचिंग सेंटर से क्लास छूट चुकी है। बहुत से छात्र छात्राएं अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं। इन्हीं छात्र छात्राओं में से एक है रानी और रोहित। दोनों अपनी अपनी साइकिल पर चलते चले आ रहे हैं कि तभी रोहित की नजर सामने से आ रहे घने काले बादलों पर पड़ी। रोहित, रानी, आज मौसम बहुत खराब है। देखो ना, आसमान में दूर तलक फैली ये काले घटाएं आज कुछ ज्यादा ही शोर कर रही हैं। तो थोड़ा कोशिश कर और साइकिल तेज चला तो हम समय से घर पहुंच जाएंगे। नहीं तो एक बार बारिश शुरू हो गई फिर तो घर पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं जानती हूँ रोहित, इसीलिए पहले से ही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा तेज मुझसे नहीं चलेगी। अगर चलाई भी तो गश खाकर गिर पड़ूंगी, रानी ने कहा। रोहित आगे कुछ कहता तब तक बारिश अपना खेल शुरू कर देती है। झमाझम बारिश होने लगती है और देखते ही देखते रानी और रोहित दोनों ही इस बारिश में भीग जाते हैं। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। रानी, रोहित, अब मुझसे साइकिल नहीं चलाई जाएगी। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे बारिश के पानी से कितनी जल्दी सर्दी होती है। 2 मिनट भी नहीं रुक सकती मैं इन बूंदों में। उस पर ये हवा, ये छपाक। बारिश के पानी से भरी सड़क पर रानी साइकिल से गिर पड़ती है। वो बेहोश हो जाती है। रानी, रोहित साइकिल पर बैठे बैठे ही चीख पड़ता है। रानी जो पानी में मूर्छित अवस्था में पड़ी है, उसे देख रोहित घबरा जाता है। वो साइकिल से उतर उसे स्टैंड पर खड़ी करता है और रानी के पास जाता है। रोहित रानी को उठा लेता है और सड़क के दोनों ओर देखता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई घर नहीं दिखता है। रानी, तुम मुझे सुन रही हो ना? सब ठीक हो जाएगा। ये बारिश कुछ ही देर के लिए तो आती है। रानी, मेरी बात तुम सुन रही हो ना? लेकिन रानी कुछ नहीं कहती। रोहित को जब कोई रास्ता समझ नहीं आता तो वो वहीं पास ही खड़े बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लेकर जाता है, जहां पानी की बूंदें उन तक आसानी से नहीं पहुंचती हैं। रोहित रानी को वहीं बरगद के पेड़ के पास साफ जगह में लिटा देता है। वो कभी उसके हाथ तो कभी पैर, दोनों को बारी बारी से रगड़ने लगता है, लेकिन जब तक शरीर पर पहने हुए वस्त्र ही गीले हों, सर्दी कैसे जाएगी? रोहित बहुत कोशिश करता है रानी को मूर्छा से उठाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। रानी को देख उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। जब कुछ नहीं सूझता तो रानी को उठा अपने गले से लगा लेता है। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती वो वैसे ही गले से लगाए ही बैठा रहता है। रानी, उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। अब तो तुम्हारी ये चुप्पी मुझे डरा रही है। रानी, प्लीज उठ जाओ। रोहित धीरे धीरे रानी से कहता है। उसकी आवाज में दर्द और रानी के लिए चिंता दोनों होती हैं। बाली उम्र का प्रेम कहाँ प्रैक्टिकल होता है, वो तो बस दिल से, भावनाओं से जुड़ा होता है। उसे कहाँ सही गलत का पता होता है। उस समय तो बस ये मायने रखता है कि जैसे भी हो, बस मेरा चाहने वाला ठीक हो। बाली उम्र के इश्क में ठहराव और समझदारी कहाँ होती है? यही रोहित के साथ हो रहा था। रानी को ऐसे देख धीरता कहाँ से धारण करता? उसे कहाँ पता था कि सर्दी से बेहोश होने पर आग का भी इंतजाम किया जाता है? कहाँ समझ होती है इतनी कि इस समय रोने की जगह समझदारी से काम ले, रानी को घर ले जाए या ऐसी जगह ले जाए जहां सर पे पक्की छत हो? कहाँ समझता था रोहित कि किताबों में जरूरतमंद की मदद करने का पढ़ाया जाने वाला पाठ और वास्तविकता में मदद करने के पैमाने दोनों अलग होते हैं। अब बरगद का पेड़ किसी मकान की पक्की छत थोड़ी है जो बारिश के पानी को नीचे नहीं आने देगा, उसकी रानी को भीगने से बचा लेगा। रानी को गले से लगाए हुए क्षणों में रोहित और रानी दोनों को ही बारिश में सड़क पर ड्राइव करते हुए कुछ लोग देख लेते हैं, जो उन दोनों के चरित्र को गिरा हुआ समझ तमतमाते हुए उनके पास आते हैं। आते ही उन्हें बहुत कुछ सुनाते हैं। वो लोग आकर रोहित और रानी को घेर चारों ओर खड़े हो जाते हैं। रोहित उन सबसे अनजान बस बंद आंखों से रानी के होश में आने की दुआ कर रहा है। उनके आने के बाद भी दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रोहित और रानी की इस हरकत को वो अपना अपमान समझ बैठते हैं। उनमें से एक व्यक्ति तमतमाते हुए आगे आता है और एक झटके से रानी को खींचता है। झटका लगने के कारण
रोहित की आंख खुल जाती है। वो कुछ कहता उससे पहले ही इस समाज के हितैषी उस पे बरस पड़ते हैं। वहीं उनमें से कुछ एक जो उनके जानकार होते हैं, वो बिना देर किए उनके घर पे फोन कर खबर कर देते हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्य तमतमाते हुए आ जाते हैं। बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है। घर के सदस्य आकर बिन उनकी बात सुने वही करते हैं जो अभी तक समाज के हितैषी कर रहे होते हैं। रानी के घरवाले भी बेहोश रानी पे बरस पड़ते हैं, जिससे उसकी मूर्छा टूट जाती है। सभी को इस तरह टूटते हुए देख रोहित और रानी आसपास खड़े लोगों को धक्का दे वहां से दौड़ पड़ते हैं। ये देख बाकी लोग भी उनके पीछे गुस्से में भागते हैं। भागते हुए रानी और रोहित दोनों नर्मदा तट पर पहुंचते हैं, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। दोनों वहीं रुककर खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ थमे हुए होते हैं। लड़की के परिवार के सदस्य न आओ देखते हैं न ताओ, बस सीधा साथ लाई हुई गन निकालते हैं और धड़ाधड़ गोलियां बरसा देते हैं। रानी जो प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई होती है, उसे ये देख बस ये ख्याल आता है रोहित को कुछ नहीं होने देना है। वो रोहित के आगे आ जाती है और वार खुद झेल जाती है। गोलियों की आवाज सुन समाज के हितैषी वहां से रफा दफा हो जाते हैं। अब वहां सिर्फ दोनों के परिवार के सदस्य होते हैं, जिनका गुस्सा रानी के शरीर से बहता हुआ खून देख ठंडा पड़ जाता है। वही रानी रोहित की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, इश्क में महबूब के लिए खुद को फना करने का सौभाग्य हर किसी के नसीब में नहीं होता है। रानी के शब्द थम जाते हैं और वो चली जाती है अंधेरे की उस दुनिया के अनंत के सफर पर। छोड़ जाती है कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद सबके पास होकर भी किसी के पास नहीं है। और रोहित बाली उम्र के इस इश्क की दुनिया में खुद को भूल जाता है, सिमट जाती है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।